नमस्कार। कहते हैं ना, कभी कभी सबसे मुश्किल हालात में ही कुछ सबसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीजें जन्म लेती हैं। आज हम एक ऐसी ही किताब की बात करने वाले हैं। एक ऐसी किताब जिसे भारत के पहले प्रधानमंत्री ने जेल की सलाखों के पीछे लिखा था। और ये किताब सिर्फ एक किताब नहीं थी, ये एक कोशिश थी, एक राष्ट्र की आत्मा को समझने की। तो ये सिर्फ एक किताब नहीं थी, बल्कि ये एक पर्सनल क्वेस्ट थी, एक निजी खोज। जैसा कि नेहरू खुद कहते हैं, उनके लिए भारत को समझना कोई इंटेलेक्चुअल एक्सरसाइज नहीं थी, बल्कि ये तो एक ऐसी यात्रा थी जो उन्हें अपनी ओर खींचती चली गई, और वो बस इसकी गहराइयों में उतरते चले गए। और इस कहानी की शुरुआत होती है अहमदनगर किले से। साल था 1944। सोचिए, ये सिर्फ एक तारीख और एक जगह का नाम नहीं है। ये वो माहौल है, वो बैकड्रॉप है जहां चारों तरफ राजनीतिक उथल-पुथल मची हुई थी, और उसी के बीच किले की दीवारों के अंदर एक बहुत ही गहरी इंटेलेक्चुअल जर्नी शुरू होने वाली थी। तो इस हिस्से में हम नेहरू को एक पॉलिटिशियन की तरह नहीं, बल्कि एक थिंकर, एक विचारक की तरह देखेंगे, जो कैद में रहकर अपने देश के असल मतलब को, उसके सार को समझने की कोशिश कर रहे थे। तो सवाल यह है कि ये सब हुआ कैसे? बात है 1942 के क्विट इंडिया मूवमेंट की। इस आंदोलन के बाद नेहरू और कांग्रेस वर्किंग कमेटी के 11 दूसरे बड़े नेताओं को अहमदनगर किले में बंद कर दिया गया। और ये कोई छोटी मोटी सजा नहीं थी। करीब करीब 3 साल वो वहां कैद में रहे। सोचिए, राजनीति की भागदौड़ और शोर शराबे से एकदम दूर। इस फोर्स सॉलिट्यूड ने, इस अकेलेपन ने उन्हें भारत के पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर पर बहुत गहराई से सोचने का मौका दिया। और उसी कैद में उनके दिमाग में एक बहुत बड़ा सवाल घूम रहा था। एक ऐसा सवाल जो सच पूछिए तो आज भी उतना ही रेलेवेंट है। सवाल ये था कि जब देश पर बाहरी हुकूमत हो और अंदर ही अंदर बंटवारे की बातें चल रही हों, तो भारत होने का असल मतलब क्या है? आखिर वो कौन सा धागा है, वो कौन सी डोर है जो इतनी सारी डाइवर्सिटी को एक साथ पिरो कर रखती है? और इसी सवाल की तलाश का नतीजा थी एक किताब। एक ऐसी किताब जो आगे चलकर भारतीय इतिहास पर लिखी गई सबसे इन्फ्लुएंशियल किताबों में से एक बनी। भारत को समझने के लिए नेहरू ने एक बहुत ही पावरफुल मेटाफर, एक रूपक का इस्तेमाल किया। उन्होंने भारत की तुलना की एक पैलिम्सेस्ट से। अब ये क्या होता है? ये एक ऐसी पुरानी पांडुलिपि या मैन्युस्क्रिप्ट होती है जिस पर बार बार लिखा गया हो। लेकिन कमाल की बात यह है कि हर नई लिखावट के नीचे पुरानी परतें कभी पूरी तरह से मिटती नहीं, वो हमेशा मौजूद रहती हैं। तो पैलिम्सेस्ट मतलब एक ऐसा डॉक्यूमेंट जिसे मिटाकर उस पर दोबारा कुछ लिखा गया हो, पर पुरानी लिखावट की छाप वो कभी पूरी तरह से जाती नहीं। और यही मेटाफोर दिखाता है कि भारत का जो अतीत है, जो पास्ट है, वो कभी मिटता नहीं है। वो हमेशा हमारे आज का, हमारे प्रेजेंट का एक अटूट हिस्सा बना रहता है। और पता है सबसे हैरान करने वाली बात क्या है? इस किताब को लिखने में कितना वक्त लगा। 1944 में सिर्फ 5 महीने के अकेलेपन में नेहरू ने इसे पूरा लिख डाला। 1945 में वो जेल से रिहा हुए और ठीक 1 साल बाद 1946 में ये किताब पब्लिश भी हो गई। इससे पता चलता है कि ये सारे विचार उनके दिमाग में कितने क्रिस्टल क्लियर और कितने पावरफुल थे। तो चलिए अब जरा और गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि इस किताब के जरिए नेहरू ने एक पूरी सिविलाइजेशन की सोल में आखिर खोजा क्या। नेहरू के सामने एक बहुत बड़ी इंटेलेक्चुअल चैलेंज थी। देखिए, एक तरफ था विज्ञान, साइंस, जो लॉजिक और फैक्ट्स की दुनिया है, जिसे हम देख सकते हैं, परख सकते हैं। और दूसरी तरफ था धर्म, रिलीजन, जो भावनाओं और आत्मा की अनदेखी, अनजानी दुनिया की बात करता है। तो सबसे बड़ा सवाल ये था कि एक ऐसा देश कैसे बनाया जाए जो साइंस की तरक्की को भी गले लगाए और साथ ही अपनी गहरी स्पिरिचुअल जड़ों को भी न भूले। और इसका जवाब उन्हें मिला साइंटिफिक टेम्पर के कॉन्सेप्ट में, जिसे हम वैज्ञानिक स्वभाव भी कह सकते हैं। अब इसका मतलब सिर्फ लेबोरेटरी में काम करना नहीं था, नहीं। उनके लिए इसका मतलब था कि लाइफ के हर एस्पेक्ट को, चाहे वो आर्ट हो, फिलॉसफी हो या समाज की कोई भी प्रॉब्लम, उसे एक रैशनल, एक ऑब्जेक्टिव नजरिए से देखा जाए। मतलब सबूतों के आधार पर सोचना, सिर्फ परंपरा या भावनाओं के आधार पर नहीं। और इन बड़े बड़े फिलोसॉफिकल आइडियाज को उन्होंने जोड़ा आम लोगों से। वो जब लोगों से पूछते थे, भारत माता की जय का नारा तो लगाते हो, पर ये भारत माता है कौन? तो वो सिर्फ जमीन, पहाड़ों या नदियों की बात नहीं कर रहे थे। उनका जवाब था कि भारत माता असल में भारत के करोड़ों लोग हैं। इन लोगों की जीत ही भारत माता की असली जीत है।
तो कुल मिला के उनकी जो सबसे बड़ी डिस्कवरी थी वो थी यूनिटी इन डाइवर्सिटी, यानी अनेकता में एकता। और ये कोई नया आइडिया नहीं था, ये तो 5000 साल पुरानी भारतीय सभ्यता की नींव थी, उसका कोर था। ये एकता कोई थोपी हुई यूनिफॉर्मिटी नहीं थी, बल्कि ये एक ऐसी कल्चर थी जहां अलग अलग सोच, अलग अलग विश्वासों को बराबर सम्मान मिलता है, और वो सब मिलकर कुछ नया, कुछ यूनिक बनाते हैं। नेहरू की ये जो फिलोसॉफिकल खोज थी ना, ये सिर्फ पास्ट को समझने के लिए नहीं थी, ये आने वाले भारत के लिए, फ्यूचर इंडिया के लिए एक ब्लूप्रिंट भी तैयार कर रही थी। और यहाँ सेक्युलरिज्म यानी धर्मनिरपेक्षता पर नेहरू का आइडिया समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो वेस्टर्न आइडिया से काफी अलग था। देखिए, पश्चिम में सेक्युलरिज्म का मतलब है कि स्टेट और रिलीजन के बीच एक दीवार है, एक स्ट्रिक्ट सेपरेशन है। लेकिन नेहरू ने इसे भारत के कॉन्टेक्स्ट में एक पॉजिटिव फोर्स के तौर पर देखा। मतलब धर्म से दूरी बनाना नहीं, बल्कि सभी धर्मों का सम्मान करना और उनके बीच हार्मनी को, सद्भाव को एक्टिवली प्रमोट करना। खासकर पार्टीशन के बाद एक इंक्लूसिव और मॉडर्न इंडिया बनाने के लिए ये सोच बहुत ही क्रूशल थी। इसका मतलब था कि स्टेट यानी सरकार धार्मिक मामलों में कंप्लीटली न्यूट्रल रहेगी और एक ऐसी नेशनल आइडेंटिटी बनाने की कोशिश होगी जो धर्म की दीवारों से परे हो। भारत की इस इनक्रेडिबल डाइवर्सिटी को एक साथ रखने के लिए यह बेहद जरूरी था। अब किताब लिखे जाने के दशकों बाद नेहरू की यही खोज भारत के लाखों करोड़ों घरों में पहुंची, एक बिल्कुल नए रूप में। 53 ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये संख्या है उस लैंडमार्क टीवी सीरीज के एपिसोड्स की जिसने इस किताब में जान डाल दी। 1988 में दूरदर्शन पर आई भारत एक खोज। मशहूर फिल्ममेकर श्याम बेनेगल ने इसे डायरेक्ट किया था, और इस सीरीज ने क्या किया, इसने 5000 साल के भारतीय इतिहास को ड्रामेटाइज करके कहानी के रूप में आम लोगों के सामने रख दिया। नेहरू का जो ग्रैंड हिस्टोरिकल विजन था वो पूरे देश के ड्राइंग रूम्स तक पहुंच गया। इसने एक पूरी जनरेशन को अपने पास्ट को समझने के लिए इंस्पायर किया। बहुत से लोगों के लिए तो ये सीरीज हिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट को इंटरेस्टिंग बनाने का एक जबरदस्त तरीका थी। जैसा कि एक व्यूअर ने कहा भी है कि इसने एक पैशन, एक एक्साइटमेंट पैदा किया ताकि हिस्ट्री की और ज्यादा डिटेल स्टडी भी इंटरेस्टिंग और एक्साइटिंग लगे। लेकिन हाँ, ये याद रखना भी जरूरी है कि ये सीरीज या फिर किताब ये हिस्ट्री पर एक नजरिया पेश करती है। जैसा कि कुछ क्रिटिक्स कहते हैं कि ये असल में पंडित जवाहरलाल नेहरू के विचार हैं। नो डाउट ये एक बहुत पावरफुल और इन्फ्लुएंशियल नजरिया है, लेकिन ये हिस्ट्री को देखने का एकमात्र नजरिया नहीं है। तो सवाल उठता है कि इस किताब और इस सीरीज की लेगेसी क्या है, ये हमें आज कहां लाकर खड़ा करती है। आखिर में ये हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल के साथ छोड़ जाती है। देखिए, नेहरू ने जो भारत की खोज लिखी वो उन्होंने अपने समय के कॉन्टेक्स्ट में लिखी थी। जरा सोचिए, अगर आज के दौर में कोई भारत की खोज लिखे तो वो कैसी होगी। आज के भारत के चैलेंजर्स, अचीवमेंट्स और कॉन्ट्राडिक्शंस को देखते हुए वो खोज किन नई सच्चाइयों के सामने लाएगी। शायद ये एक ऐसी खोज है जो कभी खत्म नहीं होती,